हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी में सेहत, सलामती और कामयाबियां नसीब फरमाए। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैं यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ लोग जानना चाह रहे होंगे कि पुलिस की कैसे ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग सेंटर्स किस तरह के होते हैं, वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं। तो आज आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी मिलेंगे और आप लोगों को मैं पूरी एकेडमी का विजिट भी करवाऊँगा जो कि मुल्तान रोड चौक पे वाक़या है। और वहाँ हमारी मुलाकात DIG ऑफिसर सर महबूब असलम नीला साहब के साथ हुई। यकीन जाने इतना अच्छा इंसान और इतना अच्छा ऑफिसर मैंने शायद पहले नहीं देखा और पहली मुलाकात ही उनके साथ बहुत ही अच्छी रही। और उन्होंने हमारे साथ बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग भी की जिसमें उन्होंने अपनी अलमीरा फाउंडेशन के बारे में बताया जो वो अपनी वाइफ मिस सोफिया वडाइच के साथ मिलकर चला रहे हैं और लाखों बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं और 5 से ज्यादा वो घर बना चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी फाउंडेशन में कोई बच्चा जो है वो किसी भी किस्म की कमी का शिकार होगा। और वो वहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं मैं कहता हूँ कि दे आर ब्लेस्ड वंस, क्योंकि वो इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं कि जैसे लोग लाइफ गुजारने के तरसते हैं और उनको बिल्कुल ही अब्रोड के तर्ज की जिंदगी दी जा रही है जहाँ पे उनको जिंदगी की तमाम सहूलियात, एजुकेशन, हेल्थ और हर वो चीज प्रोवाइड की जा रही है कि जो एक इंसान जिसकी तमन्ना और ख्वाब रखता है। तो मिस सोफिया वडाइच और सर महबूब असलम नीला दोनों मिलकर सोशल वेलफेयर का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी कंट्री पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी फाउंडेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से हमें मालूमात दी। हमारे सवालों के बहुत ही मुदल्लल और बहुत ही अच्छे उन्होंने जवाब भी दिए और हमारी पूरी टीम को उन्होंने अपनी एकेडमी का विजिट करवाया जहां हम लोगों ने शूटिंग की और बहुत सारी चीज़ें देखी और काफ़ी मालूमात हम लोगों ने हासिल की। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। कि मेरी बेटा की जो कजन्स हैं उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट, क्योंकि हमारी जो इनकम थी उसका 60-65% हिस्सा ऑलरेडी वेलफेयर के कामों में जा रहा था, लंगर जा रहा था, मंथली राशन जा रहा था, स्टाइपेंड दे रहे थे। तो वो हमने कुछ लोगों की सपोर्ट ली, जिस तरह आप लोग आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हमने पहले घर के लिए सपोर्ट की। जब पहला घर स्टेब्लिश हो गया और लोगों ने उसको विजिट करना शुरू किया और लोगों ने देखा कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट घर है और इनकी एसोसिएशन बच्चों के साथ ऐसे ही है जैसे सगे पेरेंट्स के साथ होती है, देन पीपल स्टार्ट टू सपोर्टिंग। नाउ देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग। एक और बात है कि हमारा जो क्लब है टास्क फोर्स क्लब, हम किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर किसी को भूख लगी हुई है तो उसको एक टाइम का खाना नहीं खिलाना। ये बेसिक पर्पज ये है कि उसको कोई स्टार्टअप कर दें उसका या इंडिपेंडेंट उसको बनाएं कि वो नेक्स्ट टाइम की रोटी खुद कमा के खा सके। तो फीमेल्स के लिए साइबर सिक्योरिटी ऐसा तो कोई ट्रेनिंग वगैरह या कुछ हम लोग प्रोवाइड करें तो यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर से क्या लेते हैं? और जो चाहे हम ये
इंशाल्लाह। और किसी क्वेश्चन यहाँ से आप वैसे तो सर क्योंकि मेरा जो पेशा है वो डॉक्टर से ही है, मैं फार्मासिस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो सर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट किए हमने एंटी नार्कोटिक ब्रिगेडियर सिकंदर साहब के साथ ब्रिगेडियर जो राशिद नासिर आए, फिर उनके साथ चुगताई लैब के साथ हमारे साथ कोलैबोरेशन है हमारे एंटी नार्कोटिक सोसाइटी की। तो उसमें सर हम इसको अवेयरनेस के लिए हमें लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी ब्रिगेडियर सिकंदर साहब, तो बता कि हम इसको कोलैबोरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि हम कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे तब हमें कम्युनिटी अच्छी मिलेगी। तो रिलेटेड सर हमें आपकी क्या आप हमसे जो चाहते हैं वी आर विलिंग। देखिए ये ट्रेनिंग कॉलेज भी हाजिर है, आपको कॉन्फ्रेंस करने के लिए हॉल चाहिए, हमारे पास 700 की कैपेसिटी का हॉल है, हम वो आपको वो दे सकते हैं। छोटा हॉल है, उसमें 200 की कैपेसिटी है। आप साइबर सिक्योरिटी के हवाले से खवातीन की बात की, उसकी क्लासेस यहाँ पे आप रन करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। बोर्ड आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा, उस पे 2 वाइट कागज के छोटे छोटे से टुकड़े नजर आ रहे हैं। इसको हम इसकी 5 नाम है, बुलाइज भी कहते हैं, चिंदी भी कहते हैं, मेन इम्पैक्ट ऑफ टारगेट भी कहते हैं। इसके 5 इस किस्म के नाम है। बेसिकली आज ये हमारा टेररिस्ट है, आज का दुश्मन हमारा ये है। हमने ये इस जो कागज का भाई टुकड़ा 2 लगे नजर आ रहे हैं, दोनों का मकसद है कि फायर के बर्डन की वजह से हम 15 राउंड इस पे करवा लेते हैं और 20 इस पे करवा लेते हैं। तो दोनों का मकसद है कि आपने किसी एक को अपना निशाना बनाना है, आपने किसी एक वर्ड चिंदी को अपना दुश्मन समझना। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये जब आपको आप यहाँ हैं इस फायरिंग रेंज पे हैं, यहाँ से आज चले जाते हैं, जब भी कहीं आपको फायर करने की जरूरत पड़ जाए, किसी चीज को हिट करने की जरूरत पड़ जाए, मेरी आज की बताई हुई बात अपने ज़हन में बिठा लें। बड़ी सादा सी, आपने उस चीज को फर्जी तौर पे समझना है कि ये क्लॉक है, नीडल्स वाली घड़ी है, टाइम पीस है जो हमारे घरों में लगे। फर्जी तौर पे समझना है कि ये वो है। उसकी 12 बजे कहाँ बजते हैं? यहाँ टाइम पीस। उसके 3 बजते हैं यहाँ, उसके 9 बजते हैं यहाँ, उसके 6 बजते हैं। इसी तरह क्लियर हो गया। हमने उसके पॉइंट ऑफ एम निकाल दी। कौन हमें बताता है? शिस्त हमें बताती है। आप लोगों को शिस्त का पता नहीं है कि शिस्त चीज क्या है। शिस्त के बगैर फायर नहीं हो सकता। शिस्त एक ऐसी चीज है जिसके बगैर शादी ब्याह वाला फायर तो हम कर सकते हैं, हदफ अचीव करने वाला फायर हम हरगज नहीं कर सकते। शिस्त फायरर की आंख, बैक साइड की यू, फ्रंट साइड की टिप और टारगेट पर मौजूद पॉइंट ऑफ एम के दरमियान जो फर्जी लाइन बनती है उसे शिस्त कहते हैं। क्लियर हो गया? शिस्त
शिस्त हमें एक चीज बता रही है कि टारगेट पर मौजूद पॉइंट ऑफ एम, हमारी आंख भी है, वेपन की बैक साइड की यू भी है और फ्रंट साइड टिप भी है। टारगेट पर मौजूद पॉइंट ऑफ एम, टारगेट हमारा वाइड चिंदी है, इस पे पॉइंट ऑफ एम हमने खुद निकालना है। हमने 4 पॉइंट ऑफ एम निकाले, चारों में से एक हमारे काम का है, 3 हमारे काम के नहीं। 12 बजे की लाइन रद्द कर दी, 6 बजे अपना 3 बजे की लाइन रद्द कर दी, 9 की और 6 बजे की लाइन जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ एम हमने निकाल ली। अब दोबारा शिफ्ट पे आते हैं, फेरर की आंख, बैक साइड की यू, फ्रंट साइड की टिप और टारगेट पर मौजूद पॉइंट ऑफ एम के दरमियान जो फर्जी लाइन बनती है उसे शिस्त कहते हैं। शिस्त हमें ये बताती है कि 4 चीज़ें हिस्सा ले रही हैं फेर में। फेरर की आंख ले रही है हिस्सा, बैक साइड की यू हिस्सा ले रही है, फ्रंट साइड टिप ले रही है और पॉइंट ऑफ एम ले रहा है। इन 4 चीज़ों का एक लाइन में होना जरूरी है। क्लियर हो गया? इन 4 चीज़ों का एक लाइन में होना जरूरी है। जब ये एक लाइन में नहीं होते, जब ये एक लाइन में होंगे तो फेर बिल्कुल चिंदी के अंदर आएंगे, यहाँ लगेंगे। जब ये एक लाइन में नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ऊपर नीचे या दाएं बाएं होगा तो फेर भी इसी तरह, बजाय यहाँ लगने के, इसमें लगने के, फेर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। उस वक्त क्या करना है, हम ये कहेंगे कि भाई शिस्त बनाओ। फेरर कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप फेरर हैं, फेरर कंफ्यूज हो जाता है, भाई मैं तो फेर शिस्त लेके कर रहा हूँ, उस्ताद साहब क्यों कह रहे हैं, या पीछे जो कोचर जो गाइडर खड़ा है वो क्यों कह रहा है कि शिस्त ले। उस्ताद साहब को नजर आ रहा होता है कि फेर किधर जा रहा है। उस वक्त फेरर को चाहिए कि वो शिस्त के कायदे को फॉलो करे। शिस्त का कायदा क्या चीज़ है? शिस्त का कायदा गैर ज़रूरी आंख को बंद रखें, वेपन की साइडों व साइटों को सीधा रखते हुए, बैक साइड की यू में से देखते हुए टारगेट पर पॉइंट ऑफ एम चुनें, बैक साइड की यू फ्रंट साइड टिप के साथ मिलाते हुए अच्छे फेरर के बुनियादी असूल अप्लाई करते हुए फेर करेंगे तो शिस्त का कायदा कहलाएगा। शिस्त का कायदा हमें शिस्त लेने का तरीका बताता है। जब हम शिस्त के कायदे को फॉलो करते हुए फेर करेंगे तो रौंद यहाँ टेररिस्ट के माथे से जिधर हमने एम बनाया हो वहाँ से निकल भी नहीं सकते। चलो आस्ता आस्ता उंगली दबाओ। चले दूसरे पे झटका लगा, पहले पे कुछ भी नहीं हुआ यार, बिल्कुल वही जैसे
इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो डिस्पेंसरी है में यहाँ पे जितने हमारे पास ट्रेनिंग आए हुए हैं उनके जितना फर्स्ट एड है, कोई गिर जाता है, कोई जख्म हो जाती है, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन, उनका सारा ट्रीटमेंट। उसके बाद जो ओपीडीज में जो हमारे पास आते हैं ब्लड प्रेशर शुगर के साथ एज के साथ उनकी मेडिकेशन उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को कोई सीरियस होता है यहाँ पे हम फर्स्ट एड दे के उन्हें हम रेफर कर देते हैं। प्रॉपर हमारे SOPs बने हुए हैं, MOU साइन है जना हॉस्पिटल के साथ। तो एम्बुलेंस हमारी अपनी है, किसी को रात के टाइम हो जो भी हो इमरजेंसी 24/7 अवेलेबिलिटी है जहाँ मेडिकेशन की, डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेस की, पैरामेडिकल सबकी है। और ओवरऑल पूरा सिस्टम एक लेजोन बना हुआ है। पहले हमारे पास आते हैं फर्स्ट एड जहाँ हम दे के मेडिकेशन दे के, जिसका अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, जिस तरह हार्ट का इशू बन जाता है, स्ट्रोक का बन जाता है, तो हम उन्हें फौरन ही एम्बुलेंस के जरिए जना हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। तो वो प्रॉपर इन टाइम रिकवरी हो जाती है सबकी। मेजोरिटी जो हमारे पास यहाँ पे केसेस है वो यही है, जिस तरह ग्राउंड में कोई परेड कर रहे हैं, कोई गिर जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसके स्टिचेस कर दिए, उनको बैंडेज कर दी, ये ज्यादा है। जो एज है, जिस तरह सीनियर्स जिनकी ट्रेनिंग आते हैं उनमें इश्यूज आ जाते हैं, शुगर का आ जाता है, ब्लड प्रेशर का आ जाता है, तो हम यहाँ मैनेज खुद ही कर लेते हैं। इधर हम मॉक ट्रायल हम इधर मॉक ट्रायल करते हैं। अपने ही ट्रेनिंग होते हैं ना, ट्रेनिंग एक को बनाया सरकारी वकील, एक को बनाया डिफेंस काउंसिल, एक को बनाया जज, दो को बनाया गवाह, एक को बनाया मुद्दई। जितनी नेसेसरी पार्टीज हुए केस हो सकती हैं वो सारे ट्रेनिंग बनाते हैं और ऊपर भी एक ट्रेनिंग को बतौर जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा देते हैं। अब जो काम उन्होंने अदालत में जाके करना होता है ना, अब देखते हैं ना गवाही देने जाते हैं कुछ करने को, हम सारा काम उनसे इधर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने गवाही देनी है, इधर बॉस में आ जाएगा, वो पूछेगा, लफ लेते हैं ना, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर झूठ बोलूंगा तो मुझ पे अल्लाह नाराज हो, ठीक है, हो गया, ये करेगा। फिर वो जज साहब पूछेंगे, हाँ जी बताएं, प्रोसिक्यूटर कहेगा आपके साथ क्या हुआ था, जो स्टोरी होगी वो बयान कर देगा। इसी तरह उसका गवाह भी बयान कर देगा। डिफेंस काउंसिल यानी कि दिफा वाला वकील, वो उससे क्रॉस एग्जामिन यानी जिरा करना, एक होता है सवाल, कपड़े कैसे करने होते हैं, कद कितना था, किधर से आया था, किस चीज पे आया, पता है ना सवाल क्यों, वो इस तरह करेंगे। जब वो सारा कुछ हो गया तो उसके बाद जैसा फिर दोनों के 342 का बयान होता है, तो उससे इतना तल्लक नहीं है, वो एक फर्द जुर्म होती है और वो अखबार में आपने देखा फर्द जुर्म आयद होगी कि आपने फलां तारीख को ये काम किया, जुर्म किया था। वो है थोड़ी टेक्निकल, उनको दफा करे, पर पूरा यही स्टेज है जब दोनों की अखीर बहस होगी, लास्ट आर्गुमेंट्स, फाइनल आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। आफ्टर हियरिंग द फाइनल आर्गुमेंट्स एंड लुकिंग एट द worth of the evidence which was produced and reduced by the prosecution side, the court will give its judgment. That will be the last scene of any trial. किसी भी केस का जजमेंट जब हो जाएगी, वो आखिरी चीज होगी, आखिरी काम होगा, वो सलाह की जाएगी या बरी, एक्विट हो जाएगा या कन्विक्ट हो जाएगा। अगर वो कन्विक्ट हो गया तो फिर वो जेल चला जाएगा, एक्विट हो गया तो घर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एवरीबॉडी, बोथ द साइड्स, दे आर कंप्लेनेंट साइड एंड अक्यूज्ड साइड, बोथ हैव द राइट ऑफ अपील एंड रिव्यूअल, कि अगर इस फैसले से गैर मुतमईन है तो इससे ऊपर एक कोर्ट होगी, सेशंस कोर्ट फॉर एग्जांपल, उसके पास चला गया, she would file an appeal before the sessions court, and if somebody is still aggrieved of the court's decision, she may go to the high court, that is the highest or judicial forum, highest court of a province, that is called high court। वो हाई कोर्ट में अग्रीव चला गया, वहां भी कोई मुतमिन नहीं हुआ कि एक बंदा कहता है नहीं जी फैसला मेरे खिलाफ गलत हुआ है, वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दैट इज द लास्ट जुडिशियल फोरम हियर इन पाकिस्तान। वहां अपील चली जाएगी, अपील सुनी जाएगी, सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देगी। उस फैसले के बाद भी कोई बंदा समझदा कि आई एम स्टिल अग्रीव्ड ऑफ ऑल द डिसीजंस और पर्टिकुलरली द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, देन ही मे फाइल अ रिव्यू पिटीशन। रोज आपने सुना था रिव्यू कर लो, रिव्यू पिटीशन, दैट इज कॉल्ड नजर सानी रिव्यू, दोबारा देख लेना, ये वो फिर आखिरी होगा। उसके बाद ऐसे मोड़ काटते कि सुप्रीम कोर्ट की फिर कोई अदालत कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। दैट वुड बी द अल्टीमेट जुडिशियल डिसीजंस इन पाकिस्तान। इस सिस्टम में बताया, कुछ समझ भी आई ऐसे
अब ये हमारा रहा वापसी का सफ़र यहाँ से। आज हमारी यहाँ बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई। DIG सर ने, SP सर ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत अच्छी यहाँ एकेडमी की ब्रीफिंग दी और अपने मुख्तलिफ आइडियाज़, थॉट्स और फ्यूचर प्लान्स हम लोगों के साथ शेयर किए।